हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ एंड लास्ट वीडियो ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, जो कि इस लेक्चर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पिछले 3 वीडियोज़ में डिस्कस किया और इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। लेकिन वहाँ पे हमने एक ड्रॉबैक के बारे में भी पढ़ा था कि ड्रॉबैक क्या है इसका, कि डाल्टन ने ये नहीं बताया कि एटम्स आखिर कंबाइन क्यों होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। अगर एटम सबसे छोटी जो इंडिविजुअल यूनिट है तो वो इंडिपेंडेंट भी रह सकती है, वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स क्यों फॉर्म करती है, तो ये डाल्टन ने हमें नहीं बताया था। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने के लिए। द फर्स्ट टॉपिक इज रीजंस फॉर केमिकल एक्टिविटी ऑफ एन एटम। एक एटम केमिकली एक्टिव क्यों होता है। केमिकली एक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? केमिकली एक्टिव होने का मतलब हुआ कि एटम दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होता है, केमिकली रिएक्ट करता है और कुछ सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। तो इसी के लिए हम रीज़न पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक रीज़न आता है कि क्यों कोई भी एटम केमिकली एक्टिव होता है, क्यों कोई भी एटम रिएक्ट करता है। तो उसका आंसर है कि एटम को चाहिए स्टेबिलिटी। सो एटम हैज़ द टेंडेंसी टू अचीव स्टेबिलिटी। हर एटम को स्टेबिलिटी चाहिए और स्टेबल होने के लिए कोई भी एटम वो करेगा जो उसको स्टेबल बनाएगी। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अगर एटम स्टेबिलिटी के लिए केमिकली कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करके वो स्टेबल कैसे हो जाते हैं? तो उसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है वो माना जाता है नोबल गैसेस का। सो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हुआ तो वो एटम स्टेबल हो जाएगा। तो अब नोबल गैसेस के बारे में आपको पता है, नोबल गैसेस उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड होता है। आपको पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या होता है? कंप्लीटली फील्ड होता है, एक्सेप्ट फॉर हीलियम, क्योंकि हीलियम में एक ही शेल होता है और आपको पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे हीलियम। सो हीलियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैस। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम? दैट इज 2। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है जैसे नियॉन। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8। देन आर्गन, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8। देन क्रिप्टन, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 18 8। उसी तरीके से और भी हैं जैसे जेनन, रेडन। तो आप जरा मुझे जेनन और रेडन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि केमिकल एक्टिविटी के लिए रीज़न क्या है। केमिकल एक्टिविटी के लिए रीज़न क्या है कि हर एटम को चाहिए स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब वो एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर वो फर्स्ट शेल है केवल तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसी वजह से 2 एटम्स कंबाइन होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल्स। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म करके इलेक्ट्रॉन्स कैसे किसी भी एटम में आ जाते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कोई भी एटम कंप्लीट कर लेता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो एक चीज़ होती है, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और वहाँ होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट थिंग इज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकंड थिंग इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफ़र मतलब या तो कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा या फिर उससे गेन करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की 2
अलग अलग एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन एक एटम ने शेयर किया और दूसरे ने, तो और दोनों उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, तो उसको हम कहेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब भी दो एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, या तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है या फिर शेयरिंग होती है, और इसी ट्रांसफ़र या शेयरिंग से वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वो फर्स्ट शेल है तो तब उसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, जैसे सोडियम है, सोडियम द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का 281। तो यू कैन सी कि आउटर मोस्ट शेल में इसका केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और लूज़ कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 28। उसी तरीके से हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा, किसी और एटम को दे देगा, तो उसकी वजह से इस पर क्या हो जाएगा 288 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये क्या है, अगेन ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे ट्रांसफ़र और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है और नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है। अब बात आती है ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल भी यही कहता है कि इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी एन एटम शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, ओनली फर्स्ट शेल इज एक्सेप्शन। फर्स्ट शेल को छोड़ के बाकी हर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में क्या होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कब, अगर किसी भी एटम को स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये कहता है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे नियॉन है, तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, जो भी आपके नोबल गैसेज होते हैं दे आर वेरी स्टेबल। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्डिंग की। सो फर्स्ट इज व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड 2 और मोर एटम्स इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। कोई भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है या फिर CH4 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन मॉलिक्यूल में, या फिर हाइड्रोजन का ही मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन का एटम है, किसमें? वाटर मॉलिक्यूल में। उसी तरीके से 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये क्या है? कंबाइंड होते हैं, ये एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। तो जिस फोर्स की वजह से ये एटम्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या है? इसी फिनोमेनन को, जो ये फिनोमेनन होता है केमिकल बॉन्ड के फॉर्म होने का, इसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ फिनोमेनन, केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम केमिकल बॉन्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहला है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, तो जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है कैसे? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे या तो ट्रांसफ़र हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का या फिर शेयरिंग हो सकती है। तो अगर वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा, उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एक एटम, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसफ़र या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? मीन्स मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड क्यों करेंगे? भले ही वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया इलेक्ट्रॉन्स, होल्ड क्यों करते हैं एटम्स एक दूसरे को एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में या फिर एक केमिकल बॉन्ड में? तो चलिए कुछ एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसकी हेल्प से हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता कैसे है। तो सोडियम क्लोराइड 2
एलिमेंट से बना हुआ है, सोडियम एंड क्लोरीन। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं सोडियम का। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। उसी तरीके से क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287। तो अब अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। और अगर क्लोरीन को स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो इसका हो जाएगा 28। तो आउटर मोस्ट शेल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये यही काम करते हैं। तो सबसे पहले सोडियम जो होता है, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फॉर्म करता है सोडियम आयन। उसी तरीके से जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फॉर्म करता है क्लोराइड आयन। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सोडियम आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, सोडियम आयन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 28। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर चुका है। लेकिन क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 288, क्योंकि अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 288। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब स्टेबल हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सोडियम आयन है, इसका भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्लोराइड आयन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका स्टेबल है। तो फिर इन दोनों को कंबाइन होने की जरूरत क्या है? सोडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, सही। तो अब इनको कंबाइन होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है चार्ज इनका। तो क्योंकि सोडियम का जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव और क्लोराइड आयन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे एक आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं बाय आयनिक बॉन्ड, इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इनको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसीलिए क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इनको आयनिक बॉन्ड भी हम कहते हैं। आयनिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं सोडियम और क्लोराइड के बीच में? क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम आयन है और यहाँ पे क्लोराइड आयन है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में बनता है, इसीलिए इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। और ऐसे आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम लोग आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब इसको हम एक स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट डायग्राम। तो आपको पता है जो सोडियम एटम होगा, सोडियम एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन थर्ड में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया सोडियम एटम। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका? सोडियम एटम का। फिर उसी तरीके से आपके पास क्लोरीन एटम है। तो क्लोरीन एटम का ये न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अब क्या होता है, सोडियम एटम क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेता है? क्लोरीन एटम ले लेता है। तो ये आपका क्लोरीन एटम था और इसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, क्योंकि सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो ये अब लूज कर चुका है। तो उससे क्या होगा कि जो सोडियम एटम होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में अब केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल जो थर्ड शेल था वो तो अब होगी ही नहीं इसमें। तो अब सेकंड शेल होगी आउटर मोस्ट शेल और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये आयन होगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका सोडियम आयन। नाउ ये कंबाइन होता है किसके साथ? क्लोराइड आयन के साथ। तो क्लोराइड आयन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और थर्ड शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये बन गया आपका क्लोराइड आयन।
और ये जो आपका कंपाउंड है, क्योंकि क्लोराइड आयन का जो चार्ज होगा ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोराइड आयन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आपको चार्ज भी शो करना है। और इस तरीके से बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे में आपका कोई भी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, दैट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, किसका, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 282। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 287। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के जैसा हो पाएगा। तो अब देखते हैं कि कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम जो एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इस पर आ जाएगा +2 चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए। अब यहाँ पे क्योंकि एक क्लोरीन एटम तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने क्लोरीन एटम्स गेन करेंगे, 2 क्लोरीन एटम। तो इसीलिए ये 2 क्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइन होगा। तो 2 क्लोरीन एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि एक क्लोरीन एटम केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2Cl-। तो 2 क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा, और फिर मैग्नीशियम आयन कंबाइन होगा विथ 2 क्लोराइड आयन और फॉर्म करेगा MgCl2। सो दिस इज इट। तो अगर हम इसका ऑर्बिट डायग्राम देखें तो सबसे पहले हम फॉर्म करेंगे क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 2 3 4 5 6 and 7। Similarly then it will combine with 1 magnesium atom। तो मैग्नीशियम एटम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2। और एक और क्लोरीन एटम हमारे पास, तो उसके भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका क्लोरीन एटम हो गया, दिस इज मैग्नीशियम एटम, एंड दिस इज 1 मोर क्लोरीन एटम, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम और 1 मैग्नीशियम एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन एटम को दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे क्लोरीन एटम को दिया। तो उसकी वजह से जो आयन फॉर्म होगा वो क्लोराइड आयन फॉर्म होगा। तो जरा हम क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया एक क्लोराइड आयन। और इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी होगा। अब मैग्नीशियम आयन की हम बात करते हैं। तो मैग्नीशियम आयन में क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज कर चुका है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम 2+ आयन। 2+ क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो यहाँ पे 2+ लिख लीजिए या ++ लिख लीजिए। और द थर्ड इज क्लोराइड आयन, एक और क्लोराइड आयन होगा इसमें। तो फर्स्ट शेल में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये होगा एक और क्लोराइड आयन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है ऑर्बिट डायग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो होप कि आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है तो हाइड्रोजन को हम शो करेंगे एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। आपको ध्यान रखना है ऑर्बिट डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ऑर्बिट डायग्राम में हम सारी ऑर्बिट्स को शो करते हैं, जबकि
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो आप सिंबल लिखोगे और आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से एक डॉट से शो कर सकते हो, डॉट या क्रॉस से शो कर सकते हो। उसी तरीके से क्लोरीन को शो करना है तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको लिखने हैं। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरीके से दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे और फॉर्म करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है। तो आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन एटम है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन एटम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम 3 अलग अलग एटम्स को शो करेंगे। एक ऑक्सीजन का एटम जिसमें आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक हाइड्रोजन का एटम। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन या तो हम दूसरे कलर से शो करेंगे या फिर दूसरे साइन से, या तो आप क्रॉस यूज़ कीजिए या फिर दूसरा कलर यूज़ कीजिए। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक एटम और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन का दूसरा एटम। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे। तो आपको पता है हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा और ऑक्सीजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा। तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कंप्लीट, क्योंकि इसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब जो एक ही शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो वे 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम हो गए और ये आपका ऑक्सीजन एटम हो गया। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गए। हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH4 दैट इज मीथेन। तो यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। तो कार्बन को आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1, तो इसको केवल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम और भी डायग्राम बनाएं तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, जबकि हाइड्रोजन एटम्स जो होंगे, हाइड्रोजन 1 2 3 4, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स 4 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं मीथेन का एक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन को क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ और कार्बन एटम हर हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, एंड 1 2 3 4, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। तो ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। तो हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए सबके, साथ ही साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से ये मीथेन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि 2 एटम्स कंबाइन होके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसका एक तरीका है जिससे आप थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बॉन्ड कोवैलेंट होगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट। तो ध्यान रखिए कि अगर कभी भी कोई भी बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में बनता है, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोई भी बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड होता है जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जनरली इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन अगर 2 नॉन मेटल्स के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो होता है कोवैलेंट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपने कुछ एग्जांपल्स भी देखे, जैसे CH4। तो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। या फिर हमने H2 देखा, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, तो वहाँ पे भी एक
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। उसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। NaCl का आपने एग्जांपल देखा, तो NaCl में सोडियम मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट होगा या फिर कोवेलेंट होगा। तो एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको इन कंपाउंड्स का नाम बताना है और पता करना है कि ये जो बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे वो कैसे बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे CCl4, देन MgO, देन PbCl2, देन CuO एंड CaF2। तो आपको इन कंपाउंड्स के नाम बताने हैं और साथ ही आपको ये बताना है कि इनमें जो बॉन्ड्स होंगे वो आयनिक होंगे या फिर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।